आजकल यूपीएससी भी सीसैट को बिल्कुल इसी तरीके से पकड़ के बैठा है कि जीएस में एस्पिरेंट कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन सीसैट को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। खैर, 8वां पार्ट है अपने सीरीज़ का। इससे पहले 7 लेक्चर में डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो नीचे प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 एवरेजेस के ऊपर बेस्ड है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिनके 10 मेंबर्स हैं और उनकी जो एवरेज एज है दैट इज 48 ईयर्स। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेजेस का जो फॉर्मूला होता है, इस केस में अगर हम देखें, दैट इज टोटल एज अपॉन टोटल मेंबर्स। इस तरीके से एवरेज एज निकाली जाएगी। अब 10 डायरेक्टर्स हैं और उनकी एवरेज एज 48 ईयर्स है। कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से, जब एक डायरेक्टर जिनकी उम्र 53 ईयर्स थी उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी दिन एक और डायरेक्टर की डेथ भी हो गई। तो जब नए डायरेक्टर आए, उनकी उम्र 34 ईयर्स थी। मतलब कि दो डायरेक्टर्स चले गए, एक की डेथ हो गई, एक ने इस्तीफा दे दिया, और उन दोनों की जगह पे सिर्फ एक डायरेक्टर आए जिनकी एज 34 ईयर्स थी। अगले साल, एक साल बाद, जो इन सब की 9 के 9 डायरेक्टर्स की एवरेज एज थी वो 46 ईयर्स पाई गई। तो जिन डायरेक्टर की डेथ हुई थी, हमारे को उनकी एज निकालनी है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमने एवरेज का फॉर्मूला देख लिया, दैट इज टोटल एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। लाइन नंबर 1 में हमारे को दिया हुआ है कि जो 10 के 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी एवरेज एज 48 ईयर्स है। मतलब कि 48 इज इक्वल टू टोटल एज अपॉन 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे को 10 दिया हुआ है इसलिए, और एवरेज एज हमारे को 48 दे रखी है इनिशियली। तो 48 इज इक्वल टू टोटल एज हमारे को पता नहीं है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज 10। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट टोटल एज इज इक्वल टू 480, इक्वेशन 1। अब इस टाइम पे दो लोग चले जाते हैं। एक जिनकी एज 53 थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और दूसरे डायरेक्टर की डेथ हो गई। हमें दूसरे डायरेक्टर की एज नहीं पता। लेट द लेट डायरेक्टर बी, जिनकी डेथ हो गई उनकी एज को एक्स ईयर्स मान लेते हैं कि उनकी जो डेथ हुई वो एक्स ईयर्स की एज में हुई। तो जब दो डायरेक्टर्स चले गए तो टोटल एज अब कितनी हो जाएगी? पहले 480 थी, उसमें से एक्स हटा दो, इनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये बेसिकली हम बात करें टोटल एज की। सारे डायरेक्टर्स की एज को ऐड करेंगे तो 480 आया। अब दो चले गए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 480 माइनस एक्स, अभी एक और गए हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी उम्र 53 ईयर्स थी, माइनस 53। तो इस समय पे जो टोटल एज है वो हो गई 427 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहे हैं ये जब दो डायरेक्टर्स चले गए, इसी समय पे एक नए डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं जिनकी एज 34 है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि जब डायरेक्टर्स जा रहे थे तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अभी डायरेक्टर आ रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, और उनकी एज जो है वो 34 है। तो अब जब नए डायरेक्टर आए तो टोटल एज कितनी हो गई? 427 माइनस एक्स प्लस 34। तो यह हमारे पास आ गया 461 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब है एक साल के बाद। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 जब हमने कैलकुलेट करी थी 480 एज, तो यहां पे 10 डायरेक्टर थे हमारे पास। हमने इक्वेशन नंबर 2 में जो एज कैलकुलेट करी है, इस समय पे हमारे पास 8 डायरेक्टर्स थे। और इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने एज कैलकुलेट करी है तो इस समय पे हमारे पास 9 डायरेक्टर थे। 480 माइनस एक्स माइनस 53, मतलब दो चले गए तो 10 में से 8 बचे। अभी एक ने 34 की एज में ज्वाइन कर लिया, तो फिर अब 8 की जगह 9 हो गए। तो इस समय पे हमारे पास यहां पे 9 डायरेक्टर्स हैं। अब वो कह रहा है एक साल के बाद, एक साल के बाद क्या होगा? सबसे पहले कॉमन सेंस से सोचिए
कि अगर हम 1 साल बाद की बात करते हैं तो ये जो 9 के 9 डायरेक्टर्स हैं इनकी एज एक एक साल से इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, सबका बीच में हैप्पी बर्थडे आएगा एक एक बार, तो इन सब की जो टोटल एज होगी वो चेंज हो जाएगी। अब यहां पे जो इनकी टोटल एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 461 माइनस एक्स प्लस 9। ये प्लस 9 इसलिए करेंगे कि आफ्टर 1 ईयर कह रहा है वो, यहाँ पे उसने एक सिनारियो दिया है कि 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर, तो हमने जो 9 डायरेक्टर्स थे उन सबका एक एक बार हैप्पी बर्थडे आया, उन सबकी उम्र एक एक साल से इंक्रीज हो गई, इसलिए यहाँ पे प्लस 9 कर दिया। तो इस केस में टोटल एज कितनी हो गई, 470 माइनस एक्स, और ये हैं 9 डायरेक्टर्स की एज। ठीक है, अब वो कह रहा है इस टाइम पे, इस समय पे जो सारे के सारे 9 के 9 डायरेक्टर्स हैं उनकी जो एवरेज एज है 46 ईयर्स पाई गई। हमें पता है कि एवरेज एज का फॉर्मूला होता है 46 इज इक्वल टू टोटल एज, टोटल एज हमने निकाली हुई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 9 डायरेक्टर्स हैं, यही फॉर्मूला है। एवरेज एज 46 है, टोटल एज हमने निकाली हुई है 470 माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 9। तो अब हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 54, 9 4 36 प्लस 5 41 इज इक्वल टू 470 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 470 माइनस 414, दैट इज 56। आंसर हो गया ए, 56 ईयर्स। एवरेजेस का बेसिक फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन हल्की सी कैलकुलेशन यहाँ पे लंबी थी। ये था अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है, बेसिकली मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पेट्रोल P1 P2 एंड P3 इज 9:7:5। ये इनकी डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, राइट? ठीक है, द डेंसिटी ऑफ P1 इज 18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। P1 की जो डेंसिटी है दैट इज 18, और अब क्या करा, P1 P2 और P3 को हमने मिक्स कर दिया इन द रेशियो 6:5:4 बाय वेट। उनके जो वेट का रेशियो है दैट इज 6:5:4। अब वो ये बोल रहा है कि P3 की जो कॉस्ट है वो 40 रुपए लीटर है, और अगर ये जो हमने मिक्सचर बनाया है P1 P2 P3 को मिक्स करके ये 450 किलो का मिक्सचर है, तो हमारे को ये बताना है कि P3 की कॉस्ट कितनी होगी। टोटल वेट इज 450। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमारे को ये करना है कि हमारे को सिंपल P3 की वॉल्यूम निकालनी है कि P3 की वॉल्यूम कितनी है, कि कितने लीटर P3 लगेगा। अगर हमारे को ये पता चल गया तो हम ये निकाल सकते हैं कि P3 की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि P3 का यहाँ पे वेट कितना लग रहा है। लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, ये वाली इक्वेशन की बात करते हैं, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। तो हमें पता है कि P1 यूज हुआ 6x, P2 यूज हुआ 5x, और P3 यूज हुआ 4x। अब देखिए 6x 5x 4x, और इनका जो टोटल वेट है दैट इज 450 kgs। मतलब कि 6x प्लस 5x प्लस 4x इज 450, मतलब कि 15x इज इक्वल टू 450, x की वैल्यू 30 आ गई। तो यहाँ से P3 का मेरे पास वेट आ गया 120 kg, कि 4x दिया हुआ है, x की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास 120 kg आ गया। तो P3 का जो वेट दिया हुआ है दैट इज 120 kg, 120 किलो P3 है। ऑल्सो
हमें ये दिया हुआ है कि P1 P2 P3 की जो डेंसिटी है दैट इज 9:7:5। ठीक है, अब हमारे को इधर से P3 की डेंसिटी यूज करके P3 की वॉल्यूम निकालनी है। आप समझिए, यहां पे हमारे को P3 का जो प्राइस दिया हुआ लीटर में दिया हुआ है, तो हमने क्या करा, पहले जो वेट दिया हुआ था उधर से P3 कितने किलो यूज हुआ वो निकाल लिया, मतलब कि वेट निकाल लिया। डेंसिटी दी हुई है, अब हमारे को डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी और वेट आ गया तो हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे और उससे टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। यस, तो अब हमारा फोकस है यहाँ पे कि हमारे को P3 की वॉल्यूम निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो डेंसिटी है, लेट द कॉमन रेशियो बी y हेयर, लेट कॉमन रेशियो बी y। आप कहोगे कि सर कॉमन रेशियो तो x लेते हैं। बेसिकली आप ये देखिए कि जो कॉमन रेशियो x और y लेना होता है, हम ऑलरेडी एक जगह पे x एज्यूम कर चुके हैं, तो आप सेम वेरिएबल को बार बार हर रेशियो में यूज नहीं कर सकते। ये वाला जो था वो वेट का रेशियो था, यहाँ पे हमने x यूज कर लिया। ये वाला डेंसिटी का रेशियो है, तो यहाँ पे हमारे को कोई और रेशियो यूज करना पड़ेगा। आप हर जगह x नहीं यूज कर सकते, अलग रेशियोज में अलग वेरिएबल्स यूज होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो लेट कॉमन रेशियो भी y। तो यहाँ पे P1 की डेंसिटी हो गई 9y, P2 की डेंसिटी हो गई 7y और P3 की डेंसिटी हो गई 5y। राइट, 9y 7y 5y। और हमारे को यह दिया हुआ है कि P1 की जो डेंसिटी है दैट इज 18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारे को बेसिकली ये दिया हुआ है कि 9y इज इक्वल टू 18 होता है, 18 ही तो दिया हुआ है। तो अब यहां से y की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। y की वैल्यू हमने 2 निकाल ली, तो इधर से मुझे दिखता है कि P3 की जो डेंसिटी है दैट इज 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। P3 की डेंसिटी मेरे पास 10 आ गई। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मेरे को P3 की निकल गई 10, वेट हमने P3 का निकाल लिया दैट इज x की वैल्यू 30 आई थी एंड उसका वेट हमने निकाल लिया 120 kg। वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम आ गई 120 अपॉन 10 दैट इज 12 लीटर। तो P3 जो है उसे 12 लीटर में मिक्स किया जाएगा तो जाके हमारा मिक्सचर बनेगा। अभी 1 लीटर P3 की कॉस्ट हमारे को दी हुई है 40 रुपीज, तो 12 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 40 इंटू 12 दैट इज 480 रुपीज। तो 480 रुपए का P3 का मिक्सचर आएगा और ये जो है मिक्सचर बनेगा। तो सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन लग रहा था यहाँ पे और थोड़ा सा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हो और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, और अभी ये जो 8 पार्ट्स हैं ये सफिशिएंट है या फिर मेरे को और पार्ट्स यहाँ पे ऐड करने चाहिए, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। साथ में जो है वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो 20 डेज में काम कर लेता है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 1/20। आपको पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर हमारे को नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो उससे हम एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। बी जो है वो 25 डेज में सेम काम कर लेता है, तो टाइम टेकन बाय बी इज 25 डेज और उसकी एफिशिएंसी हो गई 1/25। उन्होंने साथ में काम करना शुरू करा, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर। कुछ दिनों के बाद सी ने भी काम ज्वाइन कर लिया। सी को काम खत्म करने में लेट अस से एक्स डेज लगते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ सी हो गई 1/x, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि सी को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। कुछ दिनों के बाद सी ने ज्वाइन करा, बस ये दिया हुआ है। और जब सी ने ज्वाइन करा तो वो ये बता रहा है कि जो टोटल काम था पूरा वो 10 दिनों में खत्म हो पाया। टोटल नंबर ऑफ डेज जो लगे वो 10 दिन लगे। ठीक है, अब वो कह रहा है जब ये काम खत्म हो गया तो एम्प्लॉयर ने इन तीनों को मिला के 700 रुपए दिए। तो अब इन तीनों को मिला के अगर 700 रुपए दिए तो कह रहा है कि इसमें सी का हिस्सा कितना बनेगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो हमारे को कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि ए और बी के कंपैरिजन में सी ने कितना काम करा और ये 700 रुपए में से सी का कितना हिस्सा बनता है। सॉल्व करके देखते हैं।
हमारे को ये दिख रहा है कि 10 दिनों में काम खत्म हुआ, मतलब कि ए और बी ने पूरे 10 दिन काम करा और सी बाद में आया और इनसे जुड़ गया। सी ने मान लो 2 दिन काम करा, 3 दिन काम करा, 4 दिन काम करा, 1 दिन काम करा, कितना भी करा वो हमारे को निकालना है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को ये समझ आता है कि ए और बी ने तो 10 के 10 दिन काम करा, सी तो बाद में आया था। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ए और बी ने 10 दिन में कितने परसेंट काम किया होगा। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है टाइम एंड वर्क में, कि टोटल वर्क डन, टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है हमेशा टोटल वर्क डन इज ऑलवेज 1, परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क इज ऑलवेज 100%। मतलब कि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें लगती हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी टाइम एंड वर्क आता है तो ध्यान रखना है कि जो टोटल वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज 1, या फिर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो दैट इज ऑलवेज 100%, कि 100% काम हो गया, 100% सिलेबस हो गया, 50% सिलेबस हुआ है, 20% सिलेबस हुआ है। इस तरीके से आप ऐसे इसको मेजर कर सकते हो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो अब हमारे को सबसे पहले निकालना है कि ए और बी ने 10 दिन में कितना काम करा। तो हमारे को कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी होगी। अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कंबाइंड एफिशिएंसी निकालते हैं। तो कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 1/20 प्लस 1/25, 9/100। ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है। यहां से हमें समझ आता है कि ए और बी जो हैं अगर ये कलेक्टिवली काम करेंगे तो इनको एक काम करने के लिए 100/9 डेज लगेंगे। इसको रीड कैसे करते हैं समझिए। ये जो डेटा आया हमारे पास, ये जो हमने कलेक्टिव एफिशिएंसी निकाली, इसको रीड कैसे करते हैं कि कलेक्टिव एफिशिएंसी आई 90/100। इसका मतलब है कि अगर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो एक कंप्लीट काम करने में इनको 100/9 डेज लग रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क डन इज ऑलवेज 1। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 100/9 डेज में ए और बी एक पूरा काम कर लेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 9/100 इंटू 10, दैट इज 9/10, दैट इज 0.9 वर्क। हमारे को यही तो निकालना था कि अगर पूरा काम 10 दिन में खत्म हो रहा है तो ए और बी ने लगातार 10 दिन काम करा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ, सी बाद में आया। तो हमने पहले निकाला कि ए और बी 10 दिन में कितना काम कर पाएंगे। हमने देखा एक में से 0.9 काम ए और बी 10 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में 0.9 काम वो कर लेंगे। तो काम कितना रह गया, अभी रिमेनिंग वर्क कितना रह गया। टोटल वर्क डन हमेशा 1 होता है, उसमें से 0.9 जो है वो ए और बी ने कर दिया, तो अब 0.1 वर्क रह गया। ये जो 0.1 वर्क है ये सी को करना है। अब ये जो 0.1 वर्क रिमेनिंग वर्क है ये करेगा सी। कहने का मतलब है कि सी जो है वो 0.1 वर्क कर रहा है, या फिर अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है 10%, कि इस पूरे प्रोजेक्ट में सी ने 10% काम करा। रिमेनिंग वर्क कितना आया था, 0.1, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 90% काम जो है ए और बी ने खत्म कर दिया, सी ने सिर्फ 10% काम करा। अब अगर वो 10% काम कर रहा है तो पैसा भी 10% मिलेगा। तो 700 का 10% हमारे को निकालना है, दैट इज 70 रुपीज। सी को ये काम करने के 70 रुपए मिलेंगे। तो ये यूपीएससी के करंट ट्रेंड के ऊपर बेस्ड परसेंटेज और एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे भी ज्वाइन करेंगे।